स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इम्यूनोलॉजी के तहत देखेंगे इनेट इम्यूनिटी। और इनेट इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं फेगोसाइटोसिस, और फेगोसाइटोसिस के तहत आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फेगोसाइट्स। तो टाइप्स ऑफ फेगोसाइट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, द फेगोसाइट्स इज ऑफ टू टाइप्स। फेगोसाइट्स दो तरह के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, जो कि हम लोग इससे पहले के वॉल्यूम में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो मुझे समझ आता है कि आप लोग इससे पहले का वॉल्यूम देख चुके होंगे और उन्हें सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, बेल बटन भी दबा चुके होंगे। अगर नहीं दबाए हैं, अगर नहीं देखे हैं, तो इससे पहले हमारा पहला वॉल्यूम देखिए, इससे पहले का जो वॉल्यूम है, और उसके बाद आप तब ये देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि इम्यूनोलॉजी है। जब तक आप शुरू से नहीं देखिएगा, नहीं तो ये जंप कर जाएगा आपके ऊपर से। तो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स हुआ मैक्रोफाजेस और ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स हो गया मैक्रोफाजेस। माइक्रोफाजेस और मैक्रोफाजेस। ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स माइक्रोफाजेस, ए ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स मैक्रोफाजेस। तो मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस, मैकेनिज्म क्या है? When a microbe infects granulocytes, granulocytes means neutrophils, basophils, eosinophils. Monocyte moves to the infected area. During migration, monocyte becomes enlarged in size and called as macrophages. मैक्रोफाजेस कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्रेनुलोसाइट्स जो है, ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सा आ जाता है? ग्रेनुलोसाइट्स तीन तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, जो कि इससे पहले वॉल्यूम में हम आपको बता चुके हैं। और मोनोसाइट्स मूव्स टू द इन्फेक्टेड एरिया। जो हमारा मोनोसाइट्स है वो इन्फेक्टेड एरिया की तरफ मूव्स करता है। कब? तो ड्यूरिंग माइग्रेशन मोनोसाइट्स बिकम्स इनलार्ज। मोनोसाइट्स हमारा बड़ा हो जाता है, बिकम्स इनलार्ज इन साइज एंड कॉल्ड एज मैक्रोफाजेस। मोनोसाइट्स का बड़ा होना मैक्रोफाजेस कहलाता है। सो दीज मैक्रोफाजेस, जब वो मैक्रोफाजेस बड़ा हो जाता है, अपने आप को बड़ा करता है साइज में, दीज मैक्रोफाजेस आर नोन एज वांडेरिंग मैक्रोफाजेस। प्रश्न पूछेगा कि मैक्रोफाजेस का इनलार्ज साइज क्या कहलाता है? मैक्रोफाज का इनलार्ज साइज कहलाता है वांडेरिंग मैक्रोफाजेस। फिर कहता है आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद द नंबर ऑफ WBC इंक्रीजेस। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो रहता है रेड ब्लड सेल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स। WBC का काम है हमारे शरीर को रक्षा करना। कोई भी फॉरेन एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे शरीर में पहुंचता है, यही WBC या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज से, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये WBC इंक्रीजेस इन ब्लड, हमारा ब्लड में क्या होता है? इसका संख्या बढ़ जाता है। साथ साथ ड्यूरिंग द इनिशियल फाजेस ऑफ इन्फेक्शन, जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन प्रवेश करता है, तो WBC अपना जो नंबर है वो बढ़ा लेता है। क्योंकि बीमारी से लड़ने के लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। इन्फेक्शन एट दिस स्टेज दे आर फेगोसाइट। और जो इस स्टेज में वो जो हमारा WBC है वो क्या कहलाता है? फेगोसाइटिक इन नेचर। वो कैसा नेचर का होता है? फेगोसाइटिक इन नेचर। कौन सा? WBC। जब वह इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपना नंबर बढ़ाता है, इसमें तो ब्लड में, उस टाइम में उसका नेचर हो जाता है WBC का कैसा? फेगोसाइटिक इन नेचर। As the infection progresses, जैसे जैसे इन्फेक्शन प्रोग्रेस होता है, the number of monocytes increases, numbers of monocytes भी अपने इंक्रीज होता जाता है। फिर क्या है? in phagocytosis different stages are involved। फेगोसाइटोसिस में जो है ये विभिन्न प्रकार का स्टेज शामिल है। कैसे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे कोई बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो कैसे उसका जो है ये मैकेनिज्म के द्वारा, फेगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के द्वारा कैसे उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। देखिए, पहला प्रोसेस है केमोटैक्सिस। पहला प्रोसेस है केमोटैक्सिस, दूसरा है अटैचमेंट, तीसरा है इंजेक्शन
और चौथा है डाइजेशन। जैसे ही मान ली कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश किया या लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश किया, तो फेगोसाइट जो है, फेगोसाइट से केमोटैक्सिस प्रोसेस के द्वारा ये बैक्टीरियम केमोसाइट से प्रोसेस के द्वारा फेगोसाइट से अटैच हो जाता है, जिसे कहते हैं अटैचमेंट प्रोसेस। इसके बाद क्या होता है, जैसे वो अटैच होता है, ये फेगोसाइट जो है ये अपना स्यूडोपोडिया को बढ़ाता है, स्यूडोपोडिया इससे निकलता है, मतलब फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। जैसे ये स्यूडोपोडिया इसके सेल से बाहर आता है तो धीरे 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 यह सेल के अंदर जाने लगता है, और वो फिर वो सेल ब्रेक होकर के वो उसे क्या करता है, उस बैक्टीरिया को उसे अपने शरीर के अंदर ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेगोजोम। और शरीर के अंदर उस फेगोसाइट के अंदर नंबर्स ऑफ लाइसोजोम पाया जाता है। और ये क्या होता है, ये जो फेगोजोम के प्रोसेस के माध्यम से जो बैक्टीरिया अंदर में गया वो लाइसोजोम से वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के साथ साथ वह लाइसोजोम क्या करता है, उस फूड पार्टिकल्स को, उस बैक्टीरिया को उसे वो डाइजेस्ट करने लगता है। और फेगोजोम प्रोसेस के माध्यम से उस बैक्टीरिया को किल किया जाता है और उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, जो अनवांटेड मटेरियल्स इस बॉडी के अंदर पाया जाता है, फेगोसाइट्स के अंदर पाया जाता है, वह रिलीज कर देता है एंड डिस्चार्ज कर देता है द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। रिलीज के साथ साथ उसे वो डिस्चार्ज कर देता है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे प्रोसेस ऑफ द केमोटैक्सिस, अटैचमेंट, इंजेक्शन और डाइजेशन, सबको हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको जितना मैं समझाया हूं, जितना मैं बताया हूं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का आपको इसमें दिक्कत होता है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर समझने में दिक्कत है, मैं यहाँ नहीं समझा, क्योंकि इट इज ए मैकेनिज्म। किसी भी चीज का मैकेनिज्म सिंपल नहीं होता है। अगर आप केमिस्ट्री में C+O2 पढ़ते हैं तो CO2 होता है, तो CO2 बनने का जो प्रोसेस है उसका एक अलग मैकेनिज्म होता है, और जब तक उस मैकेनिज्म को आप समझेंगे नहीं, CO2 के बारे में आप जान नहीं सकते। इसलिए ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, इसका अपना एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को समझना बहुत ही जरूरी है। सो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसे और डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो हम लोग देखेंगे केमोटैक्सिस के बारे में। केमोटैक्सिस इट इज ए फेनोमेनन ऑफ केमिकल अट्रैक्शन। केमोटैक्सिस क्या है, यह एक ऐसी घटना है जो केमिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड है ऑफ फेगोसाइट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग द केमिकल्स। केमिकल्स के प्रोड्यूस करने के बाद फेगोसाइट्स के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैचमेंट होता है फेगोसाइट से, जिसमें केमिकल अट्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसका नाम है केमोटैक्सिस। इसके बाद हमारा है अटैचमेंट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट गॉट्स attached to the surface of microbe. Sometimes it is difficult for the attachment to the surface of a large microbes, so that these microbes are trapped in blood clots. These microbes are trapped in blood clots. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फेगोसाइट्स था, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह अटैच हो जाता है किससे, सरफेस ऑफ द माइक्रोब से। माइक्रोब से वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन अटैच कर दिया। अटैच होने के बाद सम टाइम इट इज डिफिकल्ट फॉर द अटैचमेंट। कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच नहीं कर पाता है, क्योंकि सरफेस ऑफ द लार्ज माइक्रोब्स, क्योंकि अगर माइक्रोब्स का सरफेस अगर बड़ा होता है, अगर वो साइज उसकी बड़ी होती है, तो वो जल्दी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो अटैच नहीं करता है, नहीं कर पाता है। सो दैट दीज माइक्रोब्स आर ट्रैप्ड इन ब्लड क्लॉट्स। इसलिए ब्लड क्लॉट्स जो है इसमें वो ट्रैप कर जाता है।
so that these microbes are trapped in blood clots. अब नेक्स्ट हमारा है इंजेक्शन. आफ्टर अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही माइक्रोब्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच कर जाता है, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द फेगोसाइटिक सेल फॉर्म्स ए sac like structure that is called pseudopodia which engulf the microorganism. This process is called ingestion. This process is called ingestion, where it forms a sac-like structure known as phagosome. Known as phagosome. जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा फेगोसाइटोसिस था, फेगोसाइट जो था, फेगोसाइट से अपना वो इस तरह करके स्यूडोपोडिया को बनाता है. स्यूडोपोडिया बनाने के बाद धीरे धीरे माइक्रोब्स जो इंटर कर जाता है. इंटर करने के बाद जो वो फॉर्म्स जो बनाया उस फॉर्म्स को कहते हैं फैगोजोम. जैसे हमने आपको चित्र के माध्यम से आपको बताया था, ये हमारा फैगोजोम है, ये हमारा स्यूडोपोडिया है. तो ये स्यूडोपोडिया और ये जो हमारा है इसी को कहते हैं फैगोजोम. अब नेक्स्ट हमारा है डाइजेशन. आफ्टर द इंगल्फमेंट ऑफ द फैगोजोम प्रोड्यूसेस डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है. दैट एंजाइम इज कॉल्ड बैक्टीरिसिडल एंजाइम्स. बैक्टीरिया नाम ही है बैक्टीरिसिडल एंजाइम, इसलिए ये एंजाइम्स बैक्टीरिया को किल करेगा. नाउ द फैगोजोम फ्यूज विथ द लाइसोजोम. जो चीज निगला गया उसके साथ जो है लाइसोजोम अटैच कर जाता है, उसे फ्यूज कर जाता है. द फ्यूज विथ द लाइसोजोम ऑफ द फेगोसाइटिक सेल एंड दिस फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोम. क्या कहलाता है? फैगोलाइसोम. मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग ये चार प्रोसेस, केमोटैक्सिस, अटैचमेंट, इंजेक्शन और डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे. और एक दो पॉइंट इसके तहत है क्या कि लाइसोजोम का क्या काम है वो हम लोग पहले देखते हैं कैसे काम करता है लाइसोजोम. तो लाइसोजोम, द लाइसोजोम आल्सो कंटेन एन एंजाइम लाइसोजाइम. फाइनली the killed organism and cells are digested by hydrolytic enzymes of the lysosome, and the phagolysosome migrates towards the membrane and discharge the enzymes. तो ये लाइसोजोम का भी बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में. ये क्या करता है? लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करता है और फाइनली जो किल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको डाइजेस्ट करता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ द लाइसोजोम एंड द फेगोलाइसोजोम्स माइग्रेट्स करता है उसे टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन एंड वो मेम्ब्रेन को फिर ब्रेक करके डिस्चार्ज कर देता है उस क्या कहते हैं जो इनगल्फिंग मटेरियल्स था द एंजाइम्स. फिर जेनेटिक फैक्टर्स. फोर्थ वन हमारा क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स. हम लोग तीन देख चुके हैं, चौथा हमारा है जेनेटिक फैक्टर्स. नेचुरल इम्यूनिटी इज आल्सो ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स. देयरबाय इम्यूनिटी डिफर्स एट द लेवल ऑफ स्पेसीज, रेसेस एंड इंडिविजुअल्स. मुझे लग रहा है कि आप लोग तीन पहले समझ गए होंगे और ये चौथा को ध्यान से देखिएगा, जेनेटिक फैक्टर्स को. इसमें क्या कहता है? नेचुरल इम्यूनिटी इज आल्सो ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स. जो नेचुरल प्रकृति के द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलता है, लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर को पहले से रहता है किसी भी डिजीज से, वह जो है प्रकृति के माध्यम से हमें मिलता है. देयरबाय इम्यूनिटी डिफर्स एट द लेवल ऑफ स्पेसीज. प्रत्येक स्पेसीज में इम्यूनिटी अलग अलग ढंग से पाया जाता है, प्रत्येक रेसेस में अलग अलग पाया जाता है एंड प्रत्येक इंडिविजुअल्स में इम्यूनिटी अलग अलग पाया जाता है क्योंकि प्रत्येक का जेनेटिक जो है वो डिफरेंट है. इसलिए कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी. नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पेसीज इम्यूनिटी. ए पर्टिकुलर स्पेसीज शो इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज. दिस इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक टू द
स्पेसीज, कहता है कि प्रत्येक स्पेसीज के पास अपना अपना इम्यूनिटी पावर रहता है फॉर पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसे रैट्स आर रेसिस्टेंट डिप्थेरिया, रैट्स को डिप्थेरिया नहीं होता है, बट ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव टू डिप्थेरिया, और ह्यूमन बीइंग्स को डिप्थेरिया हो जाता है। उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग्स आर सेंसिटिव टू कोल्ड, बट रैट्स एंड डॉग्स आर रेसिस्टेंट टू कोल्ड। देखिए क्यों हुआ ऐसा स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब हमारा नेक्स्ट हमारा है रेशियल इम्यूनिटी, जो हम लोग देख सकते हैं रेसेस। तो रेशियल इम्यूनिटी क्या है? डिफरेंस इन इम्यूनिटी इन सेम स्पेसीज बिलोंग्स टू डिफरेंट रेसेस। एग्जाम्पल, नेग्रोस आर सेंसिटिव टू ट्यूबरक्लोसिस देन व्हाइट पीपल। नेग्रोस को जो है वो सेंसिटिव होता है ट्यूबरक्लोसिस को, मगर व्हाइट पीपल जो है, गोरा आदमी जो है, जो गोरे स्थान में पाया जाता है, सॉरी गोरे ठंड प्रदेश में जो लोग हैं जो गोरे होते हैं, वो जो है वो क्या है, सेंसिटिव टू नेग्रोस आर सेंसिटिव टू ट्यूबरक्लोसिस, बट व्हाइट पीपल्स आर नॉट सेंसिटिव टू ट्यूबरक्लोसिस। तो हम लोग, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और हम लोग 2 लाइन और देख लेते हैं इसके तहत। अब हमारा लास्ट वन है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी के तहत क्या होता है, देखिए, डिफरेंस इन इम्यूनिटी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज एंड सेम रेसेस। हम लोग क्या देखते हैं कि 2 सेम स्पेसीज में 2 इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, उस दोनों में अंतर होता है, या अगर 2 सेम रेसेस के 2 इंडिविजुअल्स हैं उसमें भी अंतर होता है। अंतर होने के कारण दोनों का इम्यूनिटी पावर जो है वह भी अलग अलग होता है। जैसे एक ही माँ के 2 ट्विन संतान हुए, 2 बच्चे हुए, 2 भाई या 2 बहन, या 1 भाई या 1 बहन, जो ट्विंस हुए, दोनों ट्विंस का जेनेटिक गुण जो है वो अलग अलग होता है। दोनों में जो इम्यूनिटी पावर जो वो अलग अलग होता है। कोई किसी बीमारी से रेसिस्टेंट होता है, कोई किसी से उसका सेंसिटिव होता है। अगर कोई कोल्ड से रेसिस्टेंट है तो कोई कोल्ड से सेंसिटिव है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिविजुअल इम्यूनिटी जो है यह प्रत्येक का अपना अपना गुण है, सब में अपना अपना इम्यूनिटी के पावर का। तो हम लोग यहां तक समझ गए होंगे, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है अदर फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम के तहत अदर फैक्टर्स, OTHERFACTORS, अदर फैक्टर्स देखेंगे। और उसके बाद हम आप लोगों को शुरू करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अदर फैक्टर्स के तहत हम लोग देखेंगे फिर से कैसे हमारा इनेट इम्यूनिटी काम करता है। बहुत सारा फैक्टर्स है इसके तहत भी, जो मुझे बताएगा हमारे शरीर का इनेट इम्यूनिटी कैसे हमें किसी भी डिजीज से बचाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ साथ जो हमारा बेल बटन है उसे भी दबाएं, और सब्सक्राइब बटन भी दबाएं, जो कि हम हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप उसे पढ़ के अपना जो बेस है, अपना जो क्वालिटी है, वो उसे डेवलप करें।